हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको जो आपकी ITI फर्स्ट ईयर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, उसकी जो निमी क्वेश्चन है पैटर्न पर आधारित चैप्टर वाइज चैप्टर कराए जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 5 तक आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 5 तक मैं आपको चैप्टर करा चुका हूँ। अगर आपने वो चैप्टर आपने नहीं देखे हैं और आप इसको मिस कर गए हैं, तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है या फिर हमारे जो वीडियो सेक्शन है आपका, जैसे आप जाओगे मेरे चैनल के ऊपर, उस चैनल पे आपको क्लिक करना है लोगों पे, और लोगों पर करने के बाद आपको वीडियो दिखाई देगी। क्या देखिए, आपको वीडियो दिखाई देगी। उस वीडियो पे जाके आप चेक करना, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी मेरी 1 से लेकर 5 तक वीडियो जो भी मैंने आपकी 1 से लेकर 5 तक की चैप्टर डाल रखी है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हो और रिविजन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसने भी मिस कर रखी है, तो वो 1 से लेकर 5 तक वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लेना और उसको आराम से देख लेना, जिससे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है और आप डेफिनेटली रूप से वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी हुबहू या जैसे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो आगे चलते पर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 वाला चैप्टर आपका AC थ्योरी। वैसे अपना पार्ट अपना इस थ्योरी अब आप है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या रहेगा, AC सर्किट, यानी कि AC परपथ। तो उसके क्रम में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके टोटल क्वेश्चन आपके 36 है। कितने आपके 36 क्वेश्चन आपके यहाँ पे। तो यहाँ में आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल को देखते हुए आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूला बता दूंगा और कैसे अटेम्प्ट करना है उसको अटेम्प्ट पे भी बता दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसकी डिटेल चाहिए पूरी, यानी कि कैसे किस टाइप से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है या समझ में नहीं आया है, तो आप बेहिचक रूप से मेरी जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। या फिर अगर कमेंट ना कर सको, तो मेरी जो नंबर है आपका 9610606254, इस पर मुझे सीधे सीधे क्या करोगे, सीधी सीधे आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और व्हाट्सअप पर जो भी क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन मुझको सेंड कर देना। मैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ो, तो मैं हेल्प भी आपको इसी के माध्यम से कर दूंगा। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो लो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे ये है कि प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 0.8 शक्ति गुणांक है। तो देखो इसमें अपन क्या कहा, इंडक्टेंस, यानी कि जो इंडक्टिव कॉइल है आपकी, इंडक्टिव कॉइल होती है आपकी, कुंडली होती है, उस कुंडली के रूप आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस याद करना है, ठीक है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस याद करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, XL बराबर आपका रहता है 2πfl, ये तो रहता है उसका 2πfl रहता है। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू रखी है, 2 है, पाई की वैल्यू आपके 3.14 रखोगे, यानी कि 3.14 रखोगे। इसका F क्या का फ्रिक्वेंसी है, L का मान यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे 220 वोल्ट है आपका, और यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी, और धारा अपनी 5 एम्पीयर रखी है। तो इसके माध्यम से क्या करोगे, L का मान कैलकुलेट कर लोगे, और उसका मान लेके आप 2πfl इन सब का मान रख के यहाँ पे आपकी XL की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस टाइप से इसका मान कितना आ जाएगा आपका B, यानी कि B ऑप्शन इसका है 42.5 आपका यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका रेजिस्टेंस आपका किसमें आएगा, आपका ओम में आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे। अब देखो ये सॉल्यूशन आप कर लेना है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था इसको सॉल्यूशन कर लेना है, इसको बाकायदा आपका XL बराबर 2πfl से कर लेना है इसको, ठीक है। नहीं होता सॉल्व तो मुझे बता देना, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। देखो अब नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ससेप्टेंस की इकाई क्या है। तो ससेप्टेंस क्या होता है आपका, ससेप्टेंस आपका देखा जाए तो एक तरह से चालकता है आपका, जैसे, ठीक है, यानी कि जो विद्युत प्रपथ होता है उसमें जो चालकता का काम होता है, वही काम क्या होता है आपका आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यानी कि चुंबकीय सर्किट होता है ना, चुंबकीय सर्किट होता है, तो उसमें काम कौन करता है, ससेप्टेंस करता है, यानी कि क्या करता है आपका ससेप्टेंस। तो उसका जो काम है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम चालकता का काम है, वही काम किसमें, विद्युत चुंबकीय प्रपथ में ससेप्टेंस रहता है। तो चालकता का मतलब क्या रहता है आपका, महो, तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका, महो रहेगा आपका, ठीक है। क्या रहेगा इसका, महो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, महो। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन की बात करें आपके यहाँ पे, AC श्रेणी परपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो AC आपकी रेजोनेंट सर्किट है उसके अंदर आपके रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यानी कि अनुनादी आवृत्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए, प्रेरक मान में वृद्धि करके, ऑप्शन बी, संधारित्र मान में कमी करके, ऑप्शन सी, संधारित्र मान में वृद्धि करके, ठीक है, ऑप्शन डी, प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, संधारित्र के, यानी कि संधारित्र मान में कमी करके, यानी कि जो आपका जो है
इसी श्रेणी प्रपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन बी, यानी कि संधारित्रता मान में कमी करके। ठीक है, अच्छा लेकिन कैसे बोल रखा है? ये श्रेणी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है आपका? श्रेणी पूछ रखा है। तो श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी के अंदर अपनों को सी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने सी को पता है कि आपको सी का मान अगर कम करेंगे श्रेणी के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी जो आवृत्ति वो बढ़ेगी। लेकिन समांतर में लगी है, अगर समांतर सर्किट पूछता तो इसका मान क्या करना पड़ता है? वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूछा है आपका कि श्रेणी सर्किट में पूछा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? संधारित्र का मान कम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि संधारित्रता मान में कमी करके। अगला क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका देखें यहाँ पे, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पक्षगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण। ऑप्शन बी, प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति। ऑप्शन सी, शक्ति अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ऑप्शन डी, अधिक कैपेसिटिव भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे अपने को करना है 0.5 पक्षगामी। पक्षगामी का मतलब आपका क्या है? जो आपका फॉर फैक्टर है वो आपका पक्षगामी यानी कि लैगिंग हो रहा है। कितने से हो रहा है? 0.5 से लैगिंग हो रहा है। तो लैगिंग कब होता है? आप हमेशा ध्यान रखना, लैगिंग आपका क्या है? इंडक्टिव जो आपका लोड होता है, क्या तक का इंडक्टिव लोड होता है आपका। इंडक्टिव लोड को अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रेरक भार बोलते हैं। तो इंडक्टिव लोड की वजह से क्या है? आपकी पावर फैक्टर आपका डाउन रहता है। तो इस वजह से क्या है? इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, यानी कि सी, यानी कि अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी कि इसके कारण होता है। क्योंकि जितने भी प्री इंडक्शन मोटर होती हैं, जितनी भी आपकी इंडक्शन मोटर सिंगल फेज है, 3 फेज है, उसमें क्या होता है? इंडक्टिव आपका लोड रहता है। और इंडक्टिव लोड होने की वजह से जितने भी AC सर्किट की मोटर हैं सभी के अंदर क्या होता है? आपका शक्ति गुणांक पक्षगामी रहता है, यानी कि लैगिंग रहता है। तो यही भी एक क्या फैक्टर है आपका। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ देखिए यहाँ पे आपका कि स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या हुआ है? ठीक है, यानी कि जो आपका ना स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? ऑप्शन ए, कोई धारा नहीं होगी। ऑप्शन बी, 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग। ऑप्शन सी, केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग। ऑप्शन डी, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। तो देखो इसमें क्या है? स्टार संयोजित है। ठीक है, अब स्टार संयोजित है तो इसमें अपन क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे असंतुलित भार, यानी कि असंतुलित भार है ना, इसमें असंतुलित भार है में न्यूट्रल चालक में धारा का परिमाण। अब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में कितनी धारा जाएगी? बस सीधी सी बात है, न्यूट्रल में तो कम ही धारा जाएगी ना। क्या जाएगी? न्यूट्रल में कम जाएगी, क्योंकि फेज में तो अब आपकी धारा का मान जा जाता है, फेज में जा जाता है, आपका अर्थिंग के अंदर जाता है। लेकिन न्यूट्रल के अंदर आपके धारा का मान बहुत कम जाता है। तो इसलिए इसका मान क्या है आपका? इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, नहीं कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर पे, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवी में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा आपकी IL 16 एम्पियर है और 0.8 शक्ति गुणांक है। तो देखो इसमें आभासी शक्ति बोलते हैं, जो एपरेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपरेंट पावर बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आभासी शक्ति बोलते हैं। आभासी में इसको आभासी शक्ति बोलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है आपका P बराबर VI। तो यहाँ से क्या करना है? वो V का यानी कि वोल्टेज का और करंट का मान आपको यहाँ पे पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है आपका आंसर? आपका ऑप्शन बी, यानी कि 11.5 kVA। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 में आपका 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 एंड W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? ठीक है, तो आपका 3 कला आया आपका, उसके अंदर अपन 2 वाट मीटर विधि है, उसके अंदर अपन को क्या करना है? हमें रीडिंग क्या होगी ये पूछ रहा है। यदि पावर फैक्टर क्या है आपका? 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ऑप्शन ए बात करें आपकी, ऑप्शन ए की बात करें आपका क्या है? W1 और W2 दोनों धनात्मक रीडिंग देंगे। ऑप्शन बी, W1 धनात्मक है और W2 ऋणात्मक रीडिंग है। ऑप्शन सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के हैं। ऑप्शन डी, W1 शून्य धनात्मक है और W2 ऋणात्मक रीडिंग है। तो क्या करना है इसमें? तो अपना पावर फैक्टर वो आपका 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा पता है? W1 बराबर आपका जैसे W1 माइनस W2 हो रहेगा, जी रहेगा,
बराबर 0 रहेगा। तो इसमें से क्या करना आपको यहाँ पे W1 तो ये क्या रहेंगे आपके, अगर मैं इसको ले जाऊँगा तो इधर क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन बराबर तो होंगे लेकिन इनका साइन क्या होगा आपका, चेंज होगा। साइन क्या होगा इसका, चेंज हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, W1 बराबर W2 बराबर तो रहेंगे, लेकिन क्या इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि W1 बराबर -W2। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के, यानी कि इसे क्या है, इनवर्स आपका सिग्नल देंगे, आपका साइन देगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 में आपका 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम वैल्यू क्या है। अब देखो अधिकतम वैल्यू के लिए VRMS, इसका फॉर्मूला रहता है VRMS रहता है इसका रूट मीन स्क्वायर रहता है आपका, VM रहता है आपका बटे आपका √2 रहता है, ये इसका फॉर्मूला है √2 इसका फॉर्मूला। तो VM पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इस √2 का इसके √2 का VRMS से गुणा कर देंगे। तो कर दो इसमें से, देखो VRMS बराबर VM बटे √2। तो इस मान के आपका, इसका तो 240 आपका, ठीक है 240 है, बराबर VM बराबर √2 का मान क्या है, 1.414 होता है। अब 1.414 गुणा 1.414 का गुणा किससे करेंगे, 240 से, तो कितनी वैल्यू आएगी अपने यहाँ पे आपकी, जैसी आप 240 गुणा 1.41 से 4 से कर दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 339.5। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 339.5 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका 9th में देखिए, आपको AC परिपथ में रिएक्टिव पावर यानी कि PR का सूत्र क्या है। तो रिएक्टिव आपको कि आपकी AC सर्किट है उसमें 3 टाइप की पावर होती है। एक तो रहती है आपकी एपरेंट पावर रहती है, एपरेंट पावर, एक रहती है आपकी रियल पावर रहती है, रियल पावर, एक रहती है आपकी क्या, रिएक्टिव पावर रहती है, रिएक्टिव पावर दो होती है। तो एपरेंट पावर तो क्या रहती है आपकी किलो kVA में रहती है, और जी क्या रहती है रियल पावर में VI cos फाई रहती है। ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो रिएक्टिव पावर है यानी कि निष्क्रिय शक्ति है वो क्या होती है, VI sin फाई। ठीक है, sin फाई रहती है। तो रियल पावर में तो cos फाई रहता है, और आपकी जो रिएक्टिव पावर होती है उसमें क्या रहता है आपका, sin फाई रहता है। तो क्या इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका D, PR बराबर VI sin फाई। ओके। और ये क्या आपकी सेकंड वाली ये C ऑप्शन क्या है, रियल पावर आपकी, और ऊपर वाली जो आपके दिखाई दे रही है ये क्या आपकी आभासी शक्ति है। ठीक है। तो अपन पूछा क्या है का, एपरेंट पावर, सॉरी रिएक्टिव पावर, तो यानी कि निष्क्रिय शक्ति। तो क्या फॉर्मूला इसका, ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर आपका, ऑप्शन डी, PR बराबर VI sin थीटा। ठीक है। अच्छा, थीटा हो चाहे फाई हो एक ही बात है। ठीक है। तो कोई थीटा और फाई दोनों क्या करते हैं, एंगल को इंडिकेट करते हैं। बात देखिए, देखो इसमें क्या है आपका, अब ये पूछा है नेक्स्ट पूछा आपका यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन आपका, R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम एंड XC बराबर 24 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करनी है। तो क्या करना है, परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करनी है। तो देखो इसमें से क्या है, जेड ज्ञात करनी है। तो जेड अपना क्या है आपका, जेड यहाँ पे होगा आपका R² बराबर XL माइनस XLC। इसका क्या करना है, वर्क करना है, इनका डिफरेंस का वर्क करना है। तो बस मान रख दो इसमें से क्या है, जेड बराबर आपका √ R कितना आपका 5, तो 5 का वर्ग प्लस यहाँ पे क्या है 36 माइनस 24 इन दोनों का वर्ग। अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, जेड बराबर आपका √R का यानी कि 5 का वर्ग क्या आएगा 25 आ गया, प्लस यहाँ पे 36 में 12 घटाएंगे तो इतना आपका 12, तो 12 का वर्ग कितना आ गया आपका, 12 का वर्ग आपका 144, और 144 और 25 जोड़ेंगे कितने आपका 169 आ गया, और 169 को अपन निकालेंगे कितने आ गया 13 आ गया। तो इस टाइप से क्या है इसका आपका आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन यानी कि 13 ओम आ गया। ठीक है। अच्छा, अगला अपना नेक्स्ट अपना 11th का, एकल फेज AC परिपथ पर कलांतर कितना होता है। सबको पता है कि सिंगल फेज के अंदर आपका जो एंगल है वो कितना, फेज एंगल है वो कितना रहता है 90 डिग्री रहता है। तो ऑप्शन आपका ए यानी कि 90 डिग्री इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 12, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो लाइन धारा की गणना करनी है। क्या करना है आपको, लाइन धारा। अब देखो इसमें से कौन सा आपका स्टार संयोजन है, कैसा आपका स्टार संयोजन है। तो स्टार में क्या होता है आपकी लाइन धारा ज्ञात करनी है। तो स्टार में क्या रहता है आपका, स्टार के अंदर आपकी जो है क्या कहते हैं, बात करें आपकी लाइन धारा क्या रहता है आपकी IL क्या रहेगा आपकी, IL रहेगी √3 IPH। ठीक है, क्या रहेगा आपकी, क्योंकि
हाँ वो तो आपकी रहती है, सॉरी इसमें मतलब आपकी लाइन धारा ज्ञात करनी है तो आपकी स्टार में क्या रहेगी, आपकी आई एल बराबर आपकी रहेगी आई पी एच रहेगी, सॉरी बोल आपका आई एल, लेकिन क्या वोल्टेज रहेगा आपका, वोल्टेज रहेगा आपका वी एल बराबर आप रहेगा √3 वी पी एच रहता है, ठीक है। अच्छा तो बस इसमें करना क्या है, हमें लाइन धारा ज्ञात करनी है, तो लाइन धारा क्या है कि ऑलरेडी आपका पावर दे रखा है, पी बराबर आपकी दे रखी है यहाँ पे, पी बराबर आपका दे रखा है, तो वी आई आपका कॉस फाई आएगा, कॉस फाई है। हमें क्या करना है, आपको लाइन धारा आई याद करनी है, तो वोल्टेज का मान रखेंगे, कॉस फाई का मान रखेंगे और पावर का मान रखेंगे जो आपको दे रखा है। पावर आपका 3000 वाट दे रखा है, वोल्टेज आप दे रखा है 415 वोल्ट दे रखा है, कॉस फाई यानी कि कॉस फाई यानी कि क्या शक्ति गुणांक वो आपको दे रखा है। बस इन दोनों का क्या करेगा, भाग लग जाएगा इसके अंदर और क्या आप आ जाएगा आपकी धारा आ जाएगी। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका कैलकुलेट कर लेना किसको, किस फॉर्मूले से, वी आई बराबर कॉस फाई से आप चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना और आपका आई का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना आएगा इसका आपका आंसर, 5.2 एम्पीयर आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अपने यहाँ पर 13 देखिए, यहाँ पे 3 क्लास शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आपके 3 क्लास शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग है, दो आपके 2 मीटर है, 2 वाट मीटर से आप लोगों को करना है शक्ति का मापन करना है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका जो है जो आपकी वाट मीटर पर समान दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर क्या रहेगा, आपका यूनिटी रहेगा, क्या रहेगा आपका यूनिटी रहेगा, यानी कि इकाई शक्ति गुणांक रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला अपन का 14 आपका यहाँ पे 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज एसी आवृत्ति पर लेती है। तो क्या कहना है आपको, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की यानी कि पावर फैक्टर आपको ज्ञात करना है जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज इसी आपूर्ति पर लेती है, ठीक है। अच्छा तो देखो हमें अपने क्या कॉस फाई क्या करना है, और कॉस फाई क्या रहता है, शक्ति गुणांक रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है इसका R/Z रहता है, क्या रहता है आपका R/Z। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, R तो ऑलरेडी दे रखा है, तो Z का मान कैलकुलेट करना है। तो Z का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से, यहाँ से 240 वोल्ट दे रखी है और एम्पीयर धारा रखी है, तो यहाँ से Z का मान निकल जाएगा और Z का मान निकल जाएगा तो आपको इस फॉर्मूले रख देना है कि R का मान रखना है, इसमें Z का मान रखना है। तो इन दोनों का मान रख के आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मान कितना है आपका 0.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 0.5। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 देखो, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, प्रतिरोध आपका 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात आपकी 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आवृत्ति से जुड़े आरएलसी परपथ के शक्ति गुणांक की गणना करना है। क्या करना है इसको, आरएलसी शक्ति गुणांक की परपथ के शक्ति गुणांक की शक्ति आरएलसी परपथ में शक्ति गुणांक की गणना करनी है, ठीक है। तो बस फ्रेंड वही आपका सेम आपका cos फाई का आपका cos फाई का आपका R/Z रहता है, ठीक। R की वैल्यू तो अपने पास है, Z की वैल्यू नहीं है, तो Z की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको देख के दे रखा है R मान दे रखा है और x दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, R² प्लस x का स्क्वायर। अब R² का और x² का मान रखेंगे, इसका अनरूट लेंगे, अनरूट लेके इसका Z का मान आ जाएगा और फिर वो मान किस में रखना है आपको, फिर आपको वो मान रखना है आपका cos फाई बराबर R/Z में, यानी कि इसमें मान रखना है। तो यहाँ से क्या आपका R का मान Z का मान दोनों अपने यहाँ रख दिए, तो इसका अपना फॉर फैक्टर आप निकाल लेंगे। तो कितना आएगा इसका आंसर आपका 0.6 आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अपना क्या 16 आपका यहाँ पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस बाई की गणना कीजिए करें यदि इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। मैं वापस से बोल देता हूँ, एसी आपूर्ति 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस बाई की गणना करनी है, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो देखो इसमें से एडमिटेंस है ना, एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस क्या होता है आपका, एडमिटेंस का अगर मैं बात करूँ आपका, तो एडमिटेंस क्या होता है आपकी, भाई कहता है आपका निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, बाई बराबर, इसको किसी डिनोट करते हैं अपन बाई से, क्या होता है आपका अनरूट G² प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर रजिए रहता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे क्या है आपकी चालकता है, और बाई यहाँ पे क्या है आपकी, बाई आपके यहाँ पे आपका जो क्या है आपकी
हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, वापस बता दूँ आपको। जो अपने एडमिटेंस हो ना, एडमिटेंस बाई बराबर, इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, इसका फॉर्मूला रहता है आपका जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, ठीक है, बाई स्क्वायर नहीं रहता है, यहाँ बाई नहीं बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, जी यहाँ पे आपका क्या है, जी आपकी चालकता है, और बी यहाँ पे क्या आपकी, बी यहाँ पे आपका ससेप्टेंस है, क्या आपका ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को तुम जानती हो, ससेप्टेंस को अपन किसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, और क्या होता है उसका 1/x, ये आपका क्या है रिएक्टेंस है, तो इससे इसका मान निकल जाएगा, किससे, बी का मान निकल जाएगा। अच्छा, और कंडक्टेंस यानी कि जी जानते हो तुम 1/r, तो यहाँ से इसका जी का मान निकल जाएगा। अब इन दोनों को मान को अपन किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, किस में आप क्या कहेंगे, एडमिटेंस की बाई बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, एडमिटेंस का मान निकल जाएगा। तो अपन के कितना आंसर आएगा इसका आपका, अगर मैं इसको मान रख के कैलकुलेट करूँगा तो 0.033 महो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 17 है, एकल कला आरसी समांतर प्रपथ में लाइन द्वारा आईएल की गणना करने का सूत्र है। एकल कला आरसी समांतर प्रपथ में लाइन द्वारा आईएल की गणना करने का सूत्र है। तो आपको ये फिगर दे रखा है, आपको डायग्राम दे रखा है ना। अच्छा, इसमें अपन क्या करना है, आपको समांतर दे रखा है, क्या दे रखा है, समांतर प्रपथ दे रखा है। अब उसमें हमें आईएल की गणना करनी है, तो आईएल की फॉर्मूला की क्या है आपको, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस याद करना पड़ेगा, किसका, डिफरेंस का। अर्थात बात करें इसकी, तो आई एल बराबर क्या निकलेगा आपका, अंडर रूट में निकलेगा आपका, अंडर रूट में, यानी कि आई एल बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, यानी कि आई एल बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 18 आपका, एसी प्रपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ऑप्शन बी संधारित्र को सीडी में जोड़कर, ऑप्शन सी प्रेरकत्व को सीडी में जोड़कर, ऑप्शन डी संधारित्र को समांतर में जोड़कर। तो इसी प्रपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर किया जाए। आपका जो शक्ति गुणांक है ना, अगर कोई शक्ति गुणांक है, अगर आपका लो हो गया है तो उसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सबको पता है, कैपेसिटर लगा के कर सकते हैं। और कैपेसिटर किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में लगाओगे तो आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगा, यानी कि अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या है आपका, ऑप्शन डी, उनके संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 19 देखें आपका, डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन द्वारा आईएल और फेज द्वारा आईपी के बीच क्या संबंध है। तो देखो इसमें क्या है, डेल्टा से योजना है, डेल्टा में क्या होता है, आपका लाइन वोल्टेज है, वो फेज वोल्टेज है, वो आपका तो इक्वल रहता है, इसका तो किसी नहीं है। लेकिन इसमें लाइन धारा है ना, लाइन धारा, वो लाइन धारा क्या है आपकी, जो आपकी आई फेज धारा है उसका क्या रहेगा, √3 गुना रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, यानी कि आई एल बराबर √3 IP, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 में देखिए यहाँ पे, कला सीक्वेंस में मीटर का उद्देश्य क्या है। तो देखो कला सीक्वेंस मीटर है, यानी कि फेज सीक्वेंस में, तो फेज सीक्वेंस में क्या होता है आपका, उसमें मीटर का उद्देश्य क्या है। तो फेज सीक्वेंस आता किस में, फेज को सही करने के लिए, फेज के जो भी आपका क्या है, क्या कहते हैं, फेज क्रम में उसको सही करने के लिए, चेक करने के लिए। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ इसका ऑप्शन की, तो क्या है इसका ऑप्शन में बात करें इसकी, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर आपका, डी। कैसे, 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि फेज क्रम क्या कम आता है, तो सीधी सी बात है, जो भी अपनी लाइन होती है उसको फेज क्रम को सही करने के लिए, सही सुनिश्चित करने के लिए, सही है कि नहीं है, फेज क्रम को मैनेज करने के लिए, फेज क्रम को एडजस्ट करने के लिए, क्या वो सही क्रम में है या नहीं। तो बस इसलिए इसका आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी, क्या आपका 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन आपका 21 है, एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा आपकी कितनी, आपकी 10 एम्पियर है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, इसमें हमें आभासी शक्ति पूछ रहा है। तो आभासी शक्ति क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, एपरेंट पावर क्या रहती है आपकी, एपरेंट पावर रहती है आपकी, वी आई रहती है। तो वी आई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, फेज धारा दे रखी है, लेकिन हमें फेज धारा थोड़ी चाहिए, हमें तो किस में चाहिए आपको, लाइन धारा में चाहिए। तो यहाँ पे करेगा वही सेम टू सेम आपका, कैसे, आई एल बराबर आपका √3 VPH, सॉरी IPH, ठीक है, ये रखना है। इसका मान रखने के बाद वोल्टेज अपने पास है ही है, तो बस इसमें रख देंगे, किस में रख देंगे, एपरेंट पावर के अंदर
वी आई में रख देंगे तो आपका मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो केस का आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 7.188 kVA इसका क्या है आपका राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं आपके 22 के अंदर। देखिए इसकी बात करें, इसके अंदर 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक कितना होगा? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी बिलो 0.5। तो कितना होगा इसका? भाई सीधी सी बात है, आपका कैसा एक कैसा रह रहा है आपका यहाँ पे, एक आपका क्या शून्य पाठ्यांक दे रहा है और दूसरा कैसा कुल खपत पाठ्यांक है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए 0.5 इसका शक्ति गुणांक होगा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए 0.5। अगला आपके यहाँ पे देखो 23 आपका यहाँ पे आपका फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? तो फॉर्म फैक्टर पता है आपको? फॉर्म फैक्टर क्या रहता है आपका? फॉर्म फैक्टर आपका आरएमएस वैल्यू, यानी कि फॉर्म फैक्टर आपका रहता है आपका, फॉर्म फैक्टर आपका रहता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और क्या रहता है आपकी एवरेज वैल्यू, इन दोनों का रेशियो रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या है आपका, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की बात करूँ आपका, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आरएमएस मान और औसत मान, यानी कि आरएमएस मान और औसत मान, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी। 24 इसमें देखें इसको, एसी समांतर प्रपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द को परिभाषित किया जाता है? देखो इसमें क्या एसी सर्किट है, अब वो कैसा आपका समांतर है, ध्यान रखना कैसा आपका समांतर है। तो समांतर के लिए कौन सा आपका कुल प्रतिरोध को इंडिकेट करेगा? तो वो आपको करेगा, आपका ऑप्शन है आपका सी एडमिटेंस करेगा। क्या करेगा? एडमिटेंस, यानी कि बाई करेगा। अब तुम गलती से ये मत कर देना जेड, क्योंकि जेड भी रखे रहता है, वो भी कुल प्रतिरोध ज्ञात करता है, लेकिन जेड होता है ना जेड, वो जेड आपका सीडी प्रपथ में करता है। किस में करता है? सीरीज सर्किट में करता है। जबकि पूछ किस में रहा है? समांतर में पूछ रहा है। तो समांतर में कौन सा आएगा? जेड का जस्ट अपोजिट, मतलब आपका जेड का जो आपका रहेगा आपका ससेप्टेंस, सॉरी यानी कि एडमिटेंस। तो एडमिटेंस है आपका समांतर में, तो एडमिटेंस रहेगा कुल प्रतिरोध के लिए। ठीक है, और सीडी में क्या रहेगा आपका? एडमिटेंस रहेगा। ठीक है, यानी कि क्या इम्पीडेंस रहेगा, यानी कि प्रतिबाधा। समझ में आ गई? इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, श्रेणी में तो प्रतिबाधा और समांतर में एडमिटेंस। ठीक है, बस। अगला यहाँ पे आपका है 25, किस एसी से प्रपथ में वोल्टेज V और I के बीच कला संबंध होता है? शुद्ध प्रतिरोध प्रपथ, ऑप्शन बी प्रतिरोध एवं प्रेरक प्रपथ, ऑप्शन सी प्रतिरोध एवं धारतीय प्रपथ, ऑप्शन डी प्रतिरोध प्रेरक तो एवं धारतीय प्रपथ। तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिरोध और प्रेरक प्रपथ में क्या रहता है आपका? वी आई के बीच में संबंध रहता है। तो इसे क्या है राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब देखो इसमें 26 आपके देखो, तो 26 में क्या आपका यहाँ पे 26 में देखें आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति कितनी है आपकी 5 kV है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति गणना करनी है। ठीक है, कितनी है प्रतिक्रियाशील शक्ति? देखो संबंध होता है इसके बीच में, क्या रहता है आपका संबंध रहता है। कैसे रहता है? यहाँ आपकी क्या रहती है? आभासी शक्ति आ गई, क्या है आपकी आभासी शक्ति आ गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ का आपकी वास्तविक शक्ति आ गई, क्या आपकी वास्तविक शक्ति। यहाँ कैसे आपकी? यहाँ आपकी कैसे आ गई? यहाँ आपकी प्रतिक्रिया शक्ति, यानी कि कैसे हो तो निष्क्रिय शक्ति, प्रतिक्रिया या फिर क्या बोलते हैं उसको? निष्क्रिय शक्ति बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब पूछ क्या रहा है वो? ये तो पूछ रहा है कि प्रतिक्रियाशील, ये पूछ रहा है ये। अब देखो ये आपका ये अपना कर्ण हो गया, ये अपने क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या आपका लंब हो गया। तो लंब पूछ रहा है, तो कर्ण अपने पास है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से अपन को क्या है अपना लंब लगाना है, तो कैसे निकालेंगे? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी कि प्रतिक्रिया शक्ति ज्ञात करनी है आपको, यहाँ पे प्रतिक्रिया शक्ति ज्ञात करनी है। इस ओपन क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं आपको रिएक्टिव पावर। ठीक है, अच्छा अंडर बराबर कर लेंगे यहाँ पे क्या आभासी शक्ति, आभासी शक्ति नहीं कि एपरेंट पावर, इसका वर्ग माइनस रियल पावर, यानी कि रियल पावर यानी कि वास्तविक शक्ति, इन दोनों घटाना है। तो करना क्या आपको? यहाँ आपको करना है आपको, यहाँ आपको 25 में से 5 का वर्ग करूँगा मैं यहाँ पे होगा, यहाँ मैं 5 का वर्ग में से 4 का वर्ग में घटाऊंगा तो कितना आएगी? 9 आएगी अंडर में, और अंडर 9 का मान कितना होगा आपका? 3 आएगा। तो कितना आ गया इसका मान? 3 kVAR आएगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या आपका? 3 kVAR। ओके, अगर मैं बात करूँ आपका 26 की बात करूँ, आपका 26 में क्वेश्चन आपका
RLC सर्किट में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो ऑप्शन ए प्रेरकीय प्रतिघात शून्य, ऑप्शन बी प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर है, ऑप्शन सी प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से अधिक है, ऑप्शन डी प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से कम है। तो देखो रेजोनेंस है कोई RLC सर्किट है, उसमें अगर अनुनादी आवृत्ति याद करनी है तो उसमें हमेशा XL बराबर XC के बराबर रहनी चाहिए, XL बराबर XC के समान होना चाहिए, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर रहने चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात बराबर होनी चाहिए धारतीय प्रतिघात के। ठीक है, अगला आपने 28 क्वेश्चन आपका 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे? ऑप्शन ए इनपुट स्वरों के संयोजन आपस में बदलने पर, ऑप्शन बी मीटर में धारा कॉइल के कनेक्शन को कनेक्ट करके, ऑप्शन सी मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके, ऑप्शन डी मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। तो देखो इसमें ऑप्शन बी सी और डी दोनों एक जैसे दे रखे हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हालांकि एक आंसर आपको यही है। तो 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे करोगे? यानी कोई 2 वाट मीटर विधि है, उसमें आपका पाठ्यांक ऋणात्मक आ रहा है, उसको अपन सही करना है, धनात्मक लेना है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? ऑप्शन सी मीटर में दबाव कॉइल के यानी कि जो प्रेशर कॉइल होती है ना, उसके कनेक्शन को उल्टा करके अपन क्या कर सकते हैं, उसके मान को धनात्मक लेके आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी और डी बिल्कुल एक दोनों समान है, तो दोनों में से कोई भी कर लो आप। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 29 या वक्री एसी फॉर्म फैक्टर का क्या मान है? तो फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, तो फॉर्म फैक्टर क्या रहता है? एसी जाकर में 1.11, इसका मान याद रखना। फॉर्म फैक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपकी? RMS वैल्यू रहती है आपकी, और क्या रहती है आपकी? एवरेज वैल्यू रहती है, एवरेज वैल्यू रहती है। तो RMS का मान कितना होता है? RMS का मान होता है आपका 0.707, और एवरेज का मान कितना होता है? एवरेज वैल्यू का 0.637। अगर मैं 0.70 में 0.637 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका? 1.11 आएगा। ठीक है, 1.11 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है आंसर आपका? तो राइट आंसर क्या आपका? बी। अगला क्वेश्चन आपका 30 में आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो, एसी समांतर प्रपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? प्रतिघात है, ऑप्शन ए बी एडमिटेंस है, सी चालकता है, डी ससेप्टेंस है। तो देखो एसी समांतर प्रपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, यानी कि इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट में। तो रेसिप्रोकल क्या है आपका? उल्टा क्या है यहाँ पे? ससेप्टेंस है। क्या आपका? ससेप्टेंस किसका? प्रेरकत्व का। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ससेप्टेंस। अगला देखो 31वां यहाँ पे 2 वाटमीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो देखो सीधी सी बात है, 2 वाटमीटर विधि से क्या करेंगे अपन? शक्ति का मापन करना है। अगर दोनों अगर एक समान होते तो W1 W2 कर देते, W1 प्लस W2 कर देते, लेकिन एक इसमें उल्टा है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस, तो W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि W1 माइनस W2। ओके, इसका राइट आंसर है। अगला आपका 32 आपका यहाँ पे कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखो इसमें क्या है? कृत्रिम उदासीन क्या है? जिसमें वो आर्टिफिशियल अपन को न्यूट्रल तो जोड़ना है, तो किस कंडीशन में हो सकता है वो? किस में हो सकता है वो? डेल्टा में होता है, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में आपका कोई भी न्यूट्रल तार नहीं होता, लेकिन तुम्हें न्यूट्रल तार निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या अलग से आपको वायर जोड़ना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलता। सामान्य तौर पे क्या डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल पार्ट नहीं रहता। अगर तुम्हें आर्टिफिशियल चाहिए, कृत्रिम न्यूट्रल चाहिए, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन की बात करूँ, तो कौन सा है? यानी कि कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 3 तार स्टार संयोजन प्रणाली में, ऑप्शन बी 4 तार स्टार संयोजन प्रणाली में, ऑप्शन सी 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली में, तो ऑप्शन डी 4 तार डेल्टा संयोजन में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली में। तो क्योंकि 3 तार तो है इसमें, एक्स्ट्रा अपने को न्यूट्रल जोड़ना है, तो इसमें इसका अलग से वायर जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपका 33 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो सीधी बात, लाइन वोल्टेज क्या रहता है आपका? लाइन वोल्टेज आपका रहेगा VL बराबर आपका √3 VPH।
तो बस VPS आपको मान दे रखा है आपको VL बराबर √3 करता है, एक √3 करने बाद आपका 1.732 होता है, इनटू गुणा कर देंगे VPS से 240 से, तो कितना है आपका, इन दोनों का गुणा करने के बाद अगर तो आपका आंसर आएगा आपका 415 वोल्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सी, ऑप्शन सी 415 वोल्ट। अगला देखो आपका 34 देखें, 34 में क्या आपका यहाँ पे 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पठन देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन बी 0.5 होगा, सी इकाई होगा, डी 0.5 से कम होगा। तो देखो 3 फेज शक्ति मापन है, इसमें से 2 वाट मीटर विधि में से 1 वाट मीटर ऋणात्मक दे रहा है तो क्या होगा, पावर फैक्टर पर डाउन होगा, लैगिंग होगा, पश्चिमी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 0.5 से कम होगा। 35 क्वेश्चन आपका 3 कला AC प्रपत्मक कलांतर कितना है, बस 3 फेज आपका 3 फेज है, और 3 फेज के अंदर क्या है, अपने जैसे 3 फेज तुम जानते हो, और 3 फेज के अंदर जो आपका पूछ रहा है कि इसके अंदर डिफरेंस कितना है आपका, तो इनके बीच में कितना रहता है आपका 120 डिग्री का अंतर रहता है। 3 फेज में 120 डिग्री का एंगल रहता है, और सिंगल फेज में तो कितना रहता है 90 डिग्री रहता है। तो 3 फेज पूछा है तो कितना आएगा इसका 120 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी 120 डिग्री। अब आपका 36 क्वेश्चन देखें यहाँ पे लास्ट है, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाएगा, XL इज ग्रेटर देन XC, ऑप्शन बी XC इज ग्रेटर देन XL, ऑप्शन सी XL इक्वल्स टू XC, और ऑप्शन डी RL इज लेस देन XL। तो देखो अनुनाद आवृत्ति के लिए क्या होना चाहिए, XL बराबर XC होना चाहिए। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, XC क्या है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस है, इसे बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। तो XL बराबर XC होना चाहिए किसके लिए, अनुनाद आवृत्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर का सी है, ठीक है, आंसर सी। ओके, तो इस टाइप से क्या है आपको, मैंने ये पूरे क्वेश्चन आपको जो इसी थ्योरी की थी वो सारी करवा दी मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आया, कोई कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताई बाकायदा फॉर्मूले के माध्यम से बताई, क्योंकि फॉर्मूले को मैं करने लगे तो और मेरे को और टाइम लगता। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आप इसके लिए क्या है, मुझे बाकायदा व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरी जो नंबर है, मेरा खुद का नंबर है ये 9610606254, इस पर मुझे व्हाट्सअप करके मुझे इस जो भी आपका क्वेश्चन है वो जो तुम्हारी समझ में नहीं है उसको मैं बाकायदा वो कैलकुलेट करके पूरा डिटेल समझा के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना, और भी मैं इस टाइप की और भी वीडियो डालूंगा। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट कर दूंगा पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इसके साथ में मैं इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की भी डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपकी ITI की बुक है, आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उन दोनों को भी अपलोड यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपकी ये पूरी थ्योरी है वो आपके केवल IT पास करने के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और डीपली पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ साथ में आप ITI से संबंधित जो भी है कंपटीशन एग्जाम भी आपको पार हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपके ITI के पास होने का जुगाड़ बता रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। ITI में पास होने का जुगाड़ है ये, इनको आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए